नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं संविधान के महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस को लेकर। यहाँ पर हम आपको इस वीडियो में महत्वपूर्ण एमसीक्यू के साथ साथ उनकी व्याख्या सहित कराएंगे, क्योंकि इसकी व्याख्या बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। व्याख्याओं से प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रस्तावना में पहली बार संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया। 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को इसमें जोड़ा गया था। इसमें 3 प्रकार के न्याय थे। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है। ये कई बार एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इस प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं। तो ये 3 प्रकार के हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। 5 प्रकार की इसमें स्वतंत्रताएं हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता। और 2 प्रकार की समता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। और ये क्रम में क्या है तो याद रखिएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। इस क्रम में ये हमारे प्रस्तावना में कहा गया है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। आइए आगे देख लेते हैं। प्रस्तावना संविधान का भाग है। यह भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश द्वारा तय हुआ है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना में केवल एक बार अभी संशोधन किया गया है, ये भी याद रखिएगा। 1976 में N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहा है। तो N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहा है। अमेरिका का संविधान प्रस्तावना के साथ शुरू होने वाला पहला संविधान था। तो याद रखिएगा, अमेरिका का संविधान प्रस्तावना के साथ शुरू होने वाला पहला संविधान था। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वहीं केशवानंद भारती मामला 1973 सर्वोच्च न्यायालय ने पहले की राय को खारिज कर दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। तो याद रखिएगा, केशवानंद भारती मामला में प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। संविधान को अपनाने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। आइए बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की ओर। भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32। याद रखिएगा, अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। आइए बढ़ते हैं, कुछ इसकी व्याख्या देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताते हुए कहा था कि इसके बिना संविधान अर्थहीन है। अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा और हृदय है। याद रखिएगा, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखिएगा, अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने कहा था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्वयं में कोई अधिकार न होकर अन्य मौलिक अधिकारों का रक्षक है। आइए आगे देख लेते हैं इसकी व्याख्या। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए 5 प्रकार के रिट जारी करता है। पहला देख लेते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हेबियस कॉर्पस बोलते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है कि शरीर सहित पेश करना। परमादेश देख लेते हैं, मैंडेमस दूसरा रिट है। परमादेश का अर्थ है कि हम आदेश देते हैं। यह आदेश तब जारी किया जाता है जब कोई सरकार या उसका कोई उपकरण अथवा अधीनस्थ न्यायाधिकरण या निगम या लोक प्राधिकरण अपने कर्तव्य के निर्वहन करने में असफल रहते हैं। तो याद रखिएगा, परमादेश तब जारी किया जाता है। आइए तीसरा रिट देख लेते हैं, यह है उत्प्रेषण। तो याद रखिएगा, उत्प्रेषण कब जारी किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय, ट्रिब्यूनल या अर्ध न्यायिक प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए आदेश को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण रिट को जारी किया जाता है। आगे देख लेते हैं चौथी रिट, प्रतिषेध। याद रखिएगा, प्रोहिबिशन। प्रतिषेध मतलब मना करना होता है। निषेधाज्ञा का अर्थ है कि रोकना, या इसे इस स्टे ऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है।
इस अधिकार के द्वारा उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्यायिक सिस्टम को कार्यवाही रोकने का आदेश देती है। अंतिम रिट है अधिकार परीक्षा, क्यू वारंटो इसे बोलते हैं। अधिकार परीक्षा का अर्थ है कि आपका अधिकार क्या है। यह रिट तब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर बिना किसी अधिकार के कार्य करता है। एक नोट है, याद रखिए कि हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा शक्तिशाली है रिट जारी करने के मामले में। आइए आगे देख लेते हैं अगला एमसीक्यू क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति। याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रपति देश का मुखिया और भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति के पास भारतीय सशस्त्र सेना की भी सर्वोच्च कमान होती है और यह तीनों सेनाओं का मुखिया होता है। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। ये अनुच्छेद 79 के अनुसार होता है। अगले कुछ अनुच्छेद देख लेते हैं जो राष्ट्रपति से जुड़े हुए हैं। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव, अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, वहीं अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल, वहीं अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन हेतु पात्रता, वहीं 58 राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन हेतु योग्यता 58 में है। वहीं अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है। अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति का अभिभाषण है। अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां हैं। वहीं अनुच्छेद 123 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। वहीं अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगने की शक्ति है 143 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो इसका सही आंसर क्या है? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। याद रखिएगा, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान लागू होने के समय इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान में बढ़कर 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हो गए हैं। तो याद रखिएगा, इनमें लगातार परिवर्तन हो रहा है, तो इस कारण से यह अनुच्छेद और अनुसूचियां बढ़ती रहती हैं, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग हैं। 29 अगस्त 1947 को भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति की स्थापना हुई, जिसमें अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नियुक्ति हुई। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माता भी कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले व्याख्या की ओर। संविधान सभा के 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, जिनमें 15 महिलाएं भी शामिल थीं। याद रखिएगा, संविधान सभा में 15 महिलाएं भी शामिल थीं। 26 जनवरी को भारत का संविधान अस्तित्व में आया। इसे पारित करने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष अखंडता शब्द को संविधान के 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए। तो याद रखिएगा, ये 3 शब्द 1976 में जोड़े गए थे। आइए देख लेते हैं अगला एमसीक्यू क्वेश्चन। संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, भाग 3। याद रखिएगा, संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का विवरण है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। तो संविधान के
भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। वहीं आगे देख लेते हैं मौलिक अधिकार। भारत का संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 22 से 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। वहीं संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार तो ये अनुच्छेद 29 से 30। वहीं संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये अनुच्छेद 32। आइए बढ़ते हैं कुछ और एमसीक्यू इसको व्याख्या देखते हैं। मूलतः संविधान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 भी शामिल था, हालांकि इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार में बदल दिया गया। इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। आइए बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, भाग 4 में। याद रखिएगा, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के भाग 4 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आरएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अनुच्छेद 38 लोक कल्याण। अनुच्छेद 39 देख लेते हैं। पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो, यह अनुच्छेद 39 है। वहीं 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता 39 का। अगला अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, ये गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। अनुच्छेद 40 गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है और कई बार एग्जामों में पूछा गया है। वहीं अनुच्छेद 41 देख लेते हैं। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 41 के तहत, इसी के तहत महिलाओं को मातृत्व अवकाश 6 महीने का दिया जाता है। जब भी वो माँ बनती हैं तो उनको 6 महीने की छुट्टी दी जाती है। तो ये अनुच्छेद 41 के तहत। अनुच्छेद 42 काम का न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, अनुच्छेद 42। वहीं अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, अनुच्छेद 43। वहीं आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना अनुच्छेद 43 का के तहत है। वहीं अनुच्छेद 43 का खा, ये यूपी पीसीएस में पूछा हुआ है। 43 का खा राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक निर्माण, स्वायत्त कार्यशीलता, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन के लिए प्रयास करेगा। ये 43 का खा यूपी पीसीएस 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वहीं अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान करता है। वहीं अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध प्रावधान करता है। अनुच्छेद 46 देख लेते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए अनुच्छेद 46 है। वहीं अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 47 पोषाहार के बारे में वर्णन करता है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन के बारे में ये प्रावधान करता है, अनुच्छेद 48। वहीं आगे 48 का देख लेते हैं। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, वन और वन्य जीवों की रक्षा, 48 का। वहीं 49 देख लेते हैं अनुच्छेद, तो ये राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, अनुच्छेद 49। वहीं अनुच्छेद 50 याद रखिएगा, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, 50-50 याद रखिएगा। 50-50 जैसे मतलब 2 भागों में बढ़ जाता है, तो अर्थात कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। अनुच्छेद 51 देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये अनुच्छेद 51 में है।
तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल जाए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी है। थैंक यू दोस्तों, बाय।